सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर उसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं इस टॉपिक से, जो है समय के गलियारों से मानव भूगोल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की हिस्ट्री इसमें देखने को मिलेगी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में समय समय पर क्या परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरण से अनुकूलन, समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप से पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ। तो मानव के उदय के साथ पारिस्थितिकीय शब्द एक जुड़ रहा है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का मतलब ही होता है कि जो भी स्पेशीज जहाँ पर रह रही हैं, जो भी जीव समुदाय जहाँ पर रह रहा है, वो अपने वातावरण पर निर्भर करता है। यह वातावरण के साथ उसका पारस्परिक संबंध होता है। तो यहाँ पर वही संबंध दर्शा रहा है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या संबंध था और किस तरीके से मानव भूगोल पहली बार उदय हुआ। ठीक, क्योंकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी में कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो मनुष्य और प्रकृति के साथ जो संबंध स्थापित हुए थे, तो उन्हीं से मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई है, यह यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन्य क्रिया या अंतर क्रिया भी हम इसे कह सकते हैं, से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें, तो अंतर क्रिया के बारे में मानव भूगोल की कल्पना करें, तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी हैं। तो अगर हम मानव भूगोल की कल्पना करें और प्राचीन समय पे चले जाएं, तो इसकी जो ओरिजिनिंग है वो बहुत पुरानी है बताते हैं। अतः मानव भूगोल के विषय में दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। तो दीर्घकालिक लंबे समय में मनुष्य में परिवर्तन आए और ह्यूमन और मनुष्य का जो रिलेशन था उसके बारे में पता चलने लगा। यद्यपि समय के साथ, टाइम के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आए। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों को बताने वाले जो उपागम थे, उनमें बहुत हद तक चेंजमेंट आए हैं, यह बताया जा रहा है यहाँ पर। उपागमों में यह गत्यात्मकता, विषय की परिवर्तनशील प्रवृत्ति, तो विषय की जो परिवर्तनशील प्रवृत्ति है, क्योंकि सब्जेक्ट समय समय पर बदला है, को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी। पहले अलग अलग समाज जो हमारे हैं, तो उनके बीच कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होती थी, कम होती थी। एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, एक दूसरे के बारे में लोग कम जानते थे आजकल की अपेक्षा। अभी के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम किसी के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन उस समय पे जानना बड़ा मुश्किल था। यात्री, ट्रेवलर्स जो होते हैं और अन्वेषक, रिसर्चर अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। तो अपनी यात्राओं के बारे में लिखा करते थे। पुराने जो यात्रा करने वाले लोग थे, जो जैसे हम बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोजा, तो उसने जो समुद्री रास्ता था उसके आधार पे ढूंढा, सी रूट जिसे हम कहेंगे। वास्को डी गामा इंडिया आए और जो जेम्स कुक थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खोजे। तो ये सब चीजें रही। नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरे से खाली नहीं थी। लेकिन उस समय पे समुद्री यात्राएं जो थी वो खतरों से खाली नहीं थी और उसमें क्या हो रहा था, विकसित भी कम हुई थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषण के प्रयास हुए। यूरोप में कुछ कुछ खोजें हुई, क्योंकि यूरोप सबसे ज्यादा विकसित अगर महाद्वीप कोई हम मानते हैं तो अभी के टाइम पे यूरोप मानते हैं। यूरोप धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हुए। तो उसके बाद जब लोगों ने यात्राएं करनी शुरू करी तो मिथक और रहस्य खुलने लगे। उपनिवेश, कॉलोनियल कॉलोनियल युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की, ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके, तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। अब उस समय तालिका युक्त सूचनाएं, डेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिलने लगा। उसके बाद जब क्या हुआ, अन्वेषण होने लगे, लोग एक दूसरे से दूसरे देश जाने लगे, तब उन्हें पता चला कि भाई इस देश में ये चीजें पड़ती हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा स्पाइसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पर गोल्ड इतना ज्यादा है, यहाँ पर कोल है, यहाँ पर इस तरीके के संसाधन मिलते हैं। यहाँ आपको एक बात सुन के बड़े इंटरेस्ट आएगा कि
जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, तो उसके लिए पहले समय में युद्ध हुआ करते थे। वो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। यहाँ आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की क्रियाओं से अवगत कराने का है। अब यहाँ पर हमें बहुत कुछ हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, लेकिन मानव भूगोल की कैसे उत्पत्ति हुई, मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या संबंध रहे, उनके बारे में हमें ज़्यादा जानना है, क्योंकि सब्जेक्ट विशेष रूप से ह्यूमन ज्योग्राफी है। संक्षिप्त तालिका 1.1 आपको भूगोल के उपक्षेत्र, जो उसके उपक्षेत्र हैं उनके बारे में बताएगी। तालिका 1.1 आपको भूगोल के उपक्षेत्र के रूप में मानव भूगोल की विस्तृत अवस्थाओं से परिचय कराएगी। मानव भूगोल की जो अवस्थाएं रही हैं, एज रही हैं, उनके बारे में तालिका 1.1 को हम एक बार देख लेते हैं। उसके आधार पर हम इसे आगे को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो तालिका 1.1 ये है, मानव भूगोल की वृहद अवस्थाएं और प्रणोद, समय अवधि, एज पीरियड, उपागम, अप्रोचेज और वृहद लक्षण, जो इसमें फीचर्स हैं उनके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे। तो आरंभिक उपनिवेश युग, ईयरली कॉलोनियल पीरियड हम इसे कह सकते हैं। इस समय पर अन्वेषण और विवरण, डिस्क्रिप्शन, और इसे हम कहेंगे रिसर्च भी कह सकते हैं, या तो एक्सपोज करना भी कह सकते हैं। तो जो आपका आरंभिक उपनिवेश युग था, उस समय पर जो उद्देश्य मेन रखे गए थे वो थे अन्वेषण के और विवरण के। अब इस समय लक्षण क्या क्या रहे, क्या क्या इसमें भी हुआ, साम्राज्य, जो एम्पायर बनाने वाले लोग हैं, या व्यापारी रुचियों ने क्षेत्रों में खोजों, अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया और क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। अब जो पूरे विश्व का जानकारी लेने की बात थी, पूरे विश्व के बारे में समझने की बात थी, तो उसे हम एक इकाई के रूप में समझ रहे थे, एक यूनिट के रूप में। और जो व्यापारी लोग थे और जो एम्पायर बनाना चाहते थे दूसरे देश में अपना, तो वे लोग भी इस वाले उपागम को आगे बढ़ाने में जिम्मेदार रहे। इस समय ये माना जाता था कि जो यूनिट है ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का उदय हम देख रहे हैं, वो ओनली वन होगी, ओनली एक यूनिट होगी, और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद कौन सा पीरियड आया, उत्तर उपनिवेश युग, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। तो इसमें प्रादेशिक विश्लेषण हुए, एरियल जो रीजनल अप्रोचेज के बारे में हमें यहाँ पता चला, या रीजनल एनालिसिस के बारे में हम यहाँ जानते हैं। प्रदेश के सभी क्षेत्र पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। अब प्रदेश जो एक रीजन हम देख रहे हैं, उसके सभी पक्षों का वर्णन कर रहे हैं, हम यहाँ पर ब्यौरा ज्यादा दे रहे हैं। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से जो प्रदेश हैं, प्रदेशों का वर्णन करने में सहायता करेगी। अगर हम मान लें इसको अर्थ, और इसमें अलग अलग क्षेत्र मान लें, तो इन क्षेत्रों को समझने में पृथ्वी हमारी सहायता करेगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते थे। तो इस समय पर इस तरीके से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का उदय हुआ। अगली बात, अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। 1930 के दशक में क्या हुआ, क्षेत्रीय विभेदन, एरियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्षेत्रीय विभेदन। अब यहाँ पर एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए, भिन्न है एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए, तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया। अब एक प्रदेश अगर हम मान लें कि ये इंडिया है और ये यूएसए है और ये चाइना है, तो ये तीनों देश अपनी अपनी विशेषता के कारण एक दूसरे देशों से अलग हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझने में आया 1930 के दशक में कि इन तीनों की ज्योग्राफी अलग है, तीनों की पॉलिटी अलग है, और तीनों की इकोनॉमी अलग है। तो तीनों में अलग अलग विविधताएं हैं, और ह्यूमन के साथ अलग अलग तरीके की यहाँ पर
मनुष्य के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कहीं पर ह्यूमन मानव की जो बनावट है वो अलग है, अलग जगह अलग बनावट है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ देखने को मिली। आगे को बढ़ते हैं 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक। अब 1950 से 1960 के अंत तक यहाँ पर क्या परिवर्तन आया भूगोल में? स्थानिक संगठन बनने लगे, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनने लगे, और कंप्यूटर और परिष्कृत सारणी कंप्यूटर और परिष्कृत सारणीकृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? यहाँ पर अब सामने आ रहे हैं डाटा। यहाँ पर क्या सामने आ रहे हैं? डेटा, और कंप्यूटर के आधार पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और मानवीय परिघटनाओं को हम यहाँ पर किसी विशेष डेटा के आधार पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर लिटरेचर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर डाटा काम कर रहा है, और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या परिवर्तन 1970 के दशक में क्या परिवर्तन आया। मानववादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। अभी तीन विचारधाराएं चली, तीन थॉट चले, मानववादी, ह्यूमनिस्टिक और अमूलवादी, रेडिकल और व्यवहारवादी, बिहेवियरल। तो मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल 1970 के दशक में तीन नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। 1970 के दशक में तीन विचारधाराएं सामने आई, ये बात आपको स्पष्ट रूप से याद कर लेनी है। अब ये क्या है ये तीन विचारधाराएं, तो बॉक्स में देखते हैं। यहाँ पर इन तीन विचारधाराओं के बारे में दिया गया है। पहली है, मानव भूगोल को कल्याणपरक एवं मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। लोगों के सामाजिक कल्याण के बारे में इसमें बात की गई थी, और इनमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा, लोगों के रहने की व्यवस्था, लोगों के हेल्थ और लोगों का एजुकेशन जैसे पक्ष सम्मिलित थे। तो इसमें मुख्य पक्ष क्या थे? रहना, स्वास्थ्य और शिक्षा। भूगोलवेत्ता में पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में, स्नातकोत्तर का मीन्स होता है एमए लेवल पे, ठीक, मास्टर्स के लेवल पे सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया था। सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल, ज्योग्राफी और सोशल वेलबींग एक सब्जेक्ट इन्होंने शुरू कर दिया था उस टाइम पे। 1970 की बात चल रही है, और तीनों विचारधाराएं 1970 में सामने आई है। आगे बढ़ते हैं। अगली है अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। निर्धनता, यहाँ पर गरीबी, पॉवर्टी से संबंध है, के कारण बंधन, सामाजिक असमानता। अब धन के मामले में असमानता देखने को मिलती है हमें बहुत जगह, तो इसमें रेडिकल विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। पूंजीवाद क्या होता है, और यहाँ पर ये मार्क्स का सिद्धांत क्या है? पूंजीवाद जो कैपिटलिज्म है, इसमें ये कहा गया है कि अगर समाज में इकोनॉमी के आधार पर कोई डिफरेंशिएशन है, कोई अगर भेदभाव है, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो पूंजी है, जो भी पूंजी है, वो सभी लोगों में समान वितरित होनी चाहिए। वो किसी के पास पूंजी ज्यादा ना हो, इकोनॉमी ज्यादा ना हो, और किसी के पास कम ना हो। तो ये बात कही गई है। तो ये अमूलवादी विचारधारा थी, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने सिर्फ ज्योग्राफी को लेते हुए चलना है। अगला है व्यवहारवादी, बिहेवियर ज्योग्राफी। तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर ज्यादा जोर दिया। अब जो व्यवहारवादी जो विचारधारा आई, इसका ये कहना था
कि जो मानव जातीयता, जातीय, प्रजाति, धर्म, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगे और व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी भूगोल में बात हुई और ये सब की सब तीनों बातें हुई हैं 1970 के बाद। आगे बढ़ते हैं। अगला जो था 1990 का दशक, तो यहाँ पर जो परिवर्तन आए, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद आया, मॉडर्निज्म आ गया ज्योग्राफी में अब, और वृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने पर वैश्विक सिद्धांतों को प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया जाने लगा। अब यहाँ पर जो नई प्रैक्टिकल चीजें हैं वो चीजें आने लगी और भूगोल में नया परिवर्तन आया। अब 1990 के बाद अब ज्योग्राफी में और भी बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है। अभी के टाइम पे हम देखें तो ज्योग्राफी में रिवोल्यूशन लेकर आए हैं जीआईएस, जीपीएस और आरएस। तो इन तीनों चीज़ों का ह्यूमन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी दोनों में ही बहुत बड़ा योगदान है। ये नई रिवोल्यूशन है जीआईएस, जीपीएस और आरएस। इन तीनों का फुल फॉर्म आप लोग ढूंढें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि इन तीनों का फुल फॉर्म क्या है। आगे की क्लासों में आने वाले हैं, वहां पर मैं आपको ये बता दूंगा। आगे को बढ़ते हैं। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों, सोशल साइंस के सहयोग विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। तो मानव भूगोल जो है वो मानव सामाजिक विज्ञानों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये सीधी सी बात है क्योंकि 6th, 7th, 8th में हम एसएसटी के रूप में इसे पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, 9th, 10th तक भी हम इसे एसएसटी में पढ़ते हैं। 11th, 12th में सीधे से ज्योग्राफी अलग ही ब्रांच बन जाती है। तो उसके साथ घनिष्ठ संबंध इसका है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है। मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसी तरीके से मेन ज्योग्राफी से अलग हुई। जैसे एसएसटी से ज्योग्राफी अलग हुई, वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी मेन ज्योग्राफी से बहुत बाद में अलग हुई। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उप क्षेत्रों का परीक्षण करें तालिका 1.2 में। तो मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र तालिका 1.2 में दिए गए हैं। अब इस तालिका को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। यह है तालिका 1.2, मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोग अनुशासन। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ, तो उसके जो सहयोगी सब्जेक्ट हैं एसएसटी के रूप में, वो हम देख सकते हैं सोशल साइंस के रूप में। तो यहाँ पर है मानव भूगोल, सॉरी सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, एक इसका क्षेत्र है मानव भूगोल का। इसके उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, बिहेवियरल ज्योग्राफी, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो सारे ब्रांच आप सभी लोगों को याद करने हैं, सब ब्रांचेज। और जो इसके सामाजिक विज्ञान के सहयोगी क्षेत्र हैं वो है सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास। तो हिस्ट्री भी एक हद तक ज्योग्राफी के साथ साथ काम करती है। देखिए महामारी विज्ञान, तो महामारी विज्ञान भी चिकित्सा भूगोल का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र के रूप में उभर कर आ रहा है, क्योंकि महामारियां भारत में बहुत देखने को मिली हैं। अभी के टाइम पे आप देख लें कोविड-19 चला हुआ है। अगला जो है मानव भूगोल का क्षेत्र नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल के अंतर्गत जो उसके उपक्षेत्र हैं वो नहीं है, और जो इसके सहयोगी हैं सामाजिक विज्ञानों में वो है नगरीय अध्ययन और नियोजन। राजनीतिक भूगोल, इसमें कोई इसका उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान को इसमें सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। अगला है निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, सैन्य भूगोल में सैन्य विज्ञान, जनसंख्या भूगोल, ये मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके उपक्षेत्र हैं जनांकिकी है, जो इसके सहयोगी विषयों में आता है। अगला है आवास भूगोल, इसका उपक्षेत्र कुछ नहीं है। नगरीय ग्रामीण नियोजन, इसके बारे में जो इसके सामाजिक विज्ञान से संबंधित सब्जेक्ट है उसमें बताया गया है। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके जो संबंधित विषय हैं अर्थशास्त्र, और इसके उपक्षेत्र हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, और इनके संबंधित विषय हैं संसाधन, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान। और कृषि भूगोल और कृषि विज्ञान आपस में जुड़ा हुआ है। उद्योग
भूगोल और औद्योगिक अर्थशास्त्र आपस में जुड़ा हुआ है। विपणन भूगोल और व्यावसायिक अर्थशास्त्र वाणिज्य आपस में जुड़े हुए हैं। पर्यटन भूगोल और पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध आपस में जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये तो है, सबसे पहले हम बात करें इनकी, तो यहाँ पर हम देखें कि भूगोल के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो ये सब हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, भूगोल के मुख्य क्षेत्र हैं। इनके अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। कौन सा? सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। और इनके उपक्षेत्र जो हैं वो ये हैं, और जिनसे संबंधित विषय हैं वो इनके बारे में बात करते हैं। तो ये मानव भूगोल के बारे में एक आपको जानकारी मिल गई कि मानव भूगोल में इतनी शाखाएं और उपशाखाएं इसकी होती हैं। अब आगे को बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। आपने अनुभव किया होगा कि यह सूची विशाल है, तो यह सूची बड़ी है बता रहे हैं, और विस्तृत है। यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है, मतलब बड़ा जो मानव भूगोल का हिस्सा है उसके बारे में बताती है। उप क्षेत्रों के मध्य सीमाएं प्रायः अतिव्यापी होती हैं। इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में, जो ये बुक हम पढ़ रहे हैं, ये वाली किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में सामग्री दी गई है, वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त एवं विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। तो जो मानव भूगोल है उसके बारे में विस्तृत और पर्याप्त जानकारी बुक आपको दे देगी। ये बुक हम जल्दी से जल्दी फिनिश करने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अभ्यास, क्रियाएं, प्रकरण, अध्ययन, इसकी विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए आपको कुछ अनुभवाश्रित दृष्टांत प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, और अपने एक्सपीरियंस भी ह्यूमन ज्योग्राफी जब जोड़ते हुए आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेसन आपका फिनिश होता है। तो बच्चों, आप लोगों को जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप लोग इन वीडियोस को देखें, और वीडियोस के माध्यम से आप लोग, इसमें ये फायदा होता है कि इसको आप लोग कोई छूट गया है पोर्शन तो उसे दोबारा से देख सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ, मैं जल्दी से जल्दी आपके एनसीईआरटी बुक्स को खत्म कर दूंगा पढ़ाकर। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग अवेयर हैं और लगातार देख रहे हैं। थैंक यू।